हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा और अब समय बहुत कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी आप करने बैठिए, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के दौरान कुछ चीज़ें जो नई आपको मिलती है उनको नोट कर लीजिए और उनका रिवीज़न कर लीजिए। समय बहुत कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। जिसको भी हमसे पहले आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे बताने से पहले ही आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही है। कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, ये गलत है। ऐसा काम उल्का पिंड करते हैं। कौन करते हैं? उल्का पिंड। ये मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ग्रह से टूटे हुए हैं और ये धातु और चट्टान से बने हैं, कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, केवल ए और सी सही है। अब 4 जो आपके सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं उनको जान लीजिए। पहला है सेरेस, ठीक है ना, सेरेस। इसके बाद है वेस्टा, दूसरे नंबर पर है। इसके बाद है पलस और चौथा जो है आपका हाइजिया। क्या है? हाइजिया। ये जो आपके 4 हैं ना सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, देखते हैं 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ए और बी, आपके दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा, यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यदि 2 स्थान ए और बी क्रमशः 20 डिग्री पूर्व 95 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं तो स्थान ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? आपको इसका जवाब देना है। समझिए, जो आपकी 180 डिग्री देशांतर है इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, क्योंकि इस रेखा के जो दोनों ओर 1 दिन का अंतर होगा, मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, इसके इधर भी 1 दिन का अंतर होगा और इधर भी 1 दिन का अंतर होगा, ठीक है। समझिएगा कैसे। अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तब 1 दिन बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, तब 1 दिन बढ़ जाएगा। जब 0 डिग्री से
180 डिग्री पश्चिम की ओर आएंगे तब एक दिन घट जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे एक चीज और जानिएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी, जैसे दो देशांतर है, इसके जो बीच की दूरी है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। इसका मतलब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, और ऐसे अगर वो 15 डिग्री घूम जाए तो कितना समय लेगी? 60 मिनट का समय लेगी वो 15 डिग्री घूमने में। अब आते हैं अपने सवाल पर, समझिएगा। 20 डिग्री पूर्व और 95 डिग्री पूर्व के बीच में अंतराल पूछा है, तो कितने का अंतराल है? 75 डिग्री पूर्व। और आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 75 डिग्री बराबर 300 मिनट के। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना घंटे में, तो 300 को आप 60 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5 घंटे। आपका राइट जवाब पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर इस सवाल में कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, जो पृथ्वी है वो जो चारों ओर उसके घूम रही है। ठीक है, तो इसी कारण जो है ऐसा होता है, तो ये भी ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा, सारे के सारे आपके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं, ये कथन गलत है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। अब समझिएगा, जो आपका उष्ण कटिबंधीय वन है यहाँ शुष्क मौसम नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, इनके पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए साल भर ये पेड़ आपको हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है, सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है, बिल्कुल सही है। सहारा में रातें अत्यंत ठंडी, तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री, बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल भी पूछता है, तो इसका क्षेत्रफल है 33,20,000 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। नोट कर लीजिएगा, 2 एडिशन पॉइंट आपको मिल गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए, कौन से कथन सही सुमेलित हैं? चूना पत्थर संगमरमर, चिकनी मिट्टी स्लेट, बलुआ पत्थर संगमरमर नहीं होगा। ए और बी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो बलुआ पत्थर का क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? क्वार्टजाइट, ये बलुआ पत्थर का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।
निम्नलिखित गैसों में कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 21% आपकी ऑक्सीजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है। आर्गन कितनी है? आर्गन की मात्रा है 0.93% और CO2 की मात्रा है 0.03%। और बाकी जो आपका बचता है उसमें आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। कितने में? लगभग कह सकते हो 0.04% में अदर गैसेस आती हैं। ये था आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। क्या ये कथन सही है? देखिए, इसके आंसर में आयोग ने डी को माना है, चौथे को माना है, डी ऑप्शन को, जबकि ये गलत है। राइट जवाब आपका बी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरा वाला इसका राइट जवाब होगा। कैसे होगा बी या दूसरा कैसे होगा, चलिए देखते हैं। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, गलत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं बाह्य मंडल द्वारा, गलत है भैया। बाह्य मंडल में समझिएगा हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। क्षोभ मंडल क्या है समझिएगा एक एक मंडल को। क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आप जानते हैं समताप मंडल को। इसमें क्या होता है? वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श स्थिति यहीं पाई जाती है। फिर आता है मध्य मंडल। ये क्वेश्चन कई बार करवाया हूँ। उल्का पिंड यहाँ आने पर जल जाते हैं। और फिर आता है आपका आयन मंडल। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और ये रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो उसके अनुसार इसका आंसर आयन मंडल होना चाहिए। जबकि ऑप्शन बाह्य मंडल को देकर के पूछा है तो आपका राइट जवाब तो दूसरा ही होगा इसमें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है अमेजन बेसिन के वनों के विनाश के बारे में दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। सही विकल्प का आंसर आपको देना है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है। विकसित गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ये भी सही है। तो आपका दोनों कथन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। 11 क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? जवाब दीजिएगा। कह रहा है नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना है। बिल्कुल। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान, और देखिए केवल जो आएगा वो गलत हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, तो ए और सी आपका सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से कौन से उपविषय पढ़ाए जा सकते हैं? जन्म एवं मृत्यु दर, महिला एवं पुरुष की जनसंख्या की तुलना, बढ़ती श्रमिक संख्या। प्रवचन स्वरूप ये गलत है, तो आप ए, बी और सी, अर्थात ए, बी और सी पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें किसी भी प्रकार को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। यही इतने इसके राइट ऑप्शन होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है।
मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। ये गलत है, तो केवल और केवल ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, अब बारी आ गई जब बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था तो उझवार किसे कहते हैं? देखिए, जो साधारण हल चलाने वाले को, साधारण हल चलाने वाले को, ठीक है। कड़ेसियार किसे कहते हैं? देखिए, जो भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन मजदूर, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, ठीक है, मजदूर। अधिमई किसे कहते हैं? दास को अधिमई कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं और खिलौने वाले हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के बारे में जानिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, कहाँ है ये? रावी नदी के तट पर है। कहाँ? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। 1921 में इसकी खोज हुई दयाराम सहनी के द्वारा, ठीक है। ये खोज है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्यारे मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम की रचना की गई है किसके द्वारा? इलांगो द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिएगा, इलांगो एक चेर राजकुमार है, जैन भिक्षु है, कवि है। जो सिप्लादिकारम है ये क्या है? पहले तो ये जानिए, ये कविता है। क्या है? इसके बारे में एक कविता है। क्या है? एक कविता है, और इस कविता में पंक्ति कितनी है ये भी याद रखिएगा। तो पंक्ति है 5730 पंक्तियां इसमें हैं, ठीक है। तमिल के 5 महान महाकाव्य हैं, मैं नाम बोलता हूं, जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। सिप्लादिकारम, शिव का चिंतामणि, कुंतल काशी, मजिम कलाई, वलयापति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किस लिए करवाया गया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, ठीक है। शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, बिल्कुल सही है। पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए, बिल्कुल सही है। ए, बी और सी आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ? मलयालम भाषा का। कहाँ की है? दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है, खासकर ये केरल में बोली जाती है। कहाँ? केरल में बोली जाती है, और केरल के साथ आप कह सकते हैं लक्षद्वीप में भी ये बोली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो जो मलयालम भाषा है उसका प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिला है? सरकारी अभिलेख में। थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ। भारत की राजभाषा हिंदी है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, और उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्या कह रहा है? संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि, आपको बताना है क्यों ये एक सही संगठन था। तो कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया, ठीक है। इसने महिलाओं और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया, ये गलत है। तो केवल एक आपका सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? बम्बई में। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ? जिस दिन आपका पेपर है 7 जुलाई को, और कब? 1854 को। ठीक है, 1856 में पहली बार उत्पादन, तो 56 में पहली बार क्या हुआ? उत्पादन हुआ। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए। ठीक है, जूट उद्योग बंगाल में केंद्रित है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जो मुंबई है उसको भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और गुजरात को भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रचारकों की गतिविधि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा 21 का। कह रहा है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, बिल्कुल सही है। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा, लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे, बिल्कुल सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, बाद में आगे चल करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कह रहा है देखते हैं। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? जाति उन्मूलन के लिए की गई थी, समझिएगा। देखिए, इसकी स्थापना दुर्गा राम मेहता जी, पांडुरंग और उनके दोस्त के एक समूह ने की। उनका मुख्य रूप से फोकस था जाति के जो नियम है उनको तोड़ दिया जाए। इसके द्वारा अपनी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन वो लोग ग्रहण करते थे, और इससे धीरे धीरे उन्होंने इस प्रथा को तोड़ने का भरसक प्रयास भी अपने इस संगठन के माध्यम से करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया? कौन है वो है पेरियार। चलिए समझते हैं, आप बहुत डिटेल में इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने लायक है, वो भी नोट कर लीजिएगा। पेरियार हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया। पेरियार का जन्म कब हुआ था याद रखिएगा, सितंबर 17, 1879 में हुआ था तमिलनाडु में। जैसे कि वो जो आपके पेरियार हैं, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ होने के साथ स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूरी तरह खिलाफ थे। इसके साथ उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया था। तो पेरियार से संबंधित इतनी चीज़ें हैं, इनके बारे में खास तौर पे ये जानते रहिएगा, तमिलनाडु के थे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए कह रहा है
1927 और 35 के बीच B.R. अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों को जकड़ कितनी मजबूत है। ये भी सही है और बी ए की सही व्याख्या करते हैं, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया? 25 का राइट जवाब दीजिए आप लोग, बताइए जल्दी से, क्यों रोक दिया था? क्योंकि जो ये आंदोलन था ये हिंसा का रूप ले लिया था, हिंसात्मक हो गया था। समझिएगा, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। आगे समझिएगा, 5 फरवरी 1922 को, नोट करते चलिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी, याद रखिएगा, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपकी इसमें जुड़ी हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, सबसे पहले क्या इसमें हुआ था? सबसे पहले भैया आपका हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। फिर खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ था? नवंबर 1919 में। इसके बाद दांडी मार्च चला था आपका 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च चला था, याद रखिएगा। और लास्ट में आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो ये था आपका क्रम, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा CDAB। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए भैया किस वर्ष हुई थी? 1950 में। डेट भी याद रख लीजिएगा, 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य भारत के लिए 5 वर्ष की योजना बनाना, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जो योजना आयोग के स्थान पर बनी, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग कहा गया। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। तो नीति आयोग का नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कह रहा है, विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? देखिए, विविधता में जो एकता शब्द है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस शब्द को दिया। इसे एक नाम और जानते हैं, अनेकता में एकता।
बहुत ही लोकप्रिय शब्द है, मतलब वाक्य है, जिसका इस्तेमाल संस्कृतियों, भाषा, धर्मों इनमें अंतर के बावजूद एकता के विचार को दर्शाने के लिए करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1946 में पुस्तक आई थी जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पहले ही चैप्टर में मिलेगा। बी आर अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च भी शुरू किया था गांधी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी की आत्मकथा है, तो गांधी इसमें आए हैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्या है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बी आर अम्बेडकर आए हैं इसीलिए बता दिया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा गांधी को ज़्यादातर लोग इनके समय में आपातकाल की बहुत ज़्यादा घोषणा हुई थी, इसलिए भी इनको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, वह विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? रूढ़िबद्ध धारणा। समझिए, रूढ़िबद्ध धारणा एक विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। रूढ़िवाद सामाजिक विद्या जो आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था अथवा पुराने अनुभव के आधार पर करती है। ठीक है, चलिए, रूढ़िवादिता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में 1922 में किया, जिसका सामान्य अर्थ है रूढ़ युक्तियां पूर्व कल्पित विचार हैं, अर्थात पहले से ही सोची गई विचार हैं जो विभिन्न समूहों के बारे में बने रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का कार्य क्या होता है? बताइए। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, सिंचाई का प्रबंधन नहीं, ग्राम सभा की सूची नहीं, ग्राम पंचायत के फंड का नियंत्रण नहीं। ठीक है, लेखपाल एक राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे प्यारे मित्रों। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। इन 30 क्वेश्चनों में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें आपको आ रहे थे, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे या नहीं आ रहे थे उसके पीछे कारण क्या था। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ कमियां हैं, उनको मजबूत कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको वो मार्गदर्शन प्रदान करेगा जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक रूपरेखा मिलती है जिससे आप बड़े मंच पे आसानी से अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।